अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए एपिसोड के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ, जिनका नाम है आदिल। और इनसे पूछेंगे ट्रैवल के हवाले से, इनके एक्सपीरियंस के हवाले से, और ये जगह जो एक्सप्लोर करते हैं बाइक के ऊपर, ज्यादातर ये ट्रैवल करते हैं, इन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आज इन्हीं से इनकी बातें पूछेंगे। अस्सलामुअलैकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई, मैं ठीक हूँ। आदिल भाई ये बताएं, आपकी ये कैसे और कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हो गई, कैसे ख्याल आ गया ये बाइक के हवाले से? हर कोई तो बाइक को जो है वो नॉर्मल अंदाज में चलाता है, मगर आपने एज अ पैशन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपनी बिगनिंग बताएं कहाँ से हुई? बेसिकली मुझे शौक ट्रैवलिंग का है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रैवल के काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आती है, आपकी पर्सनल आप गाड़ी वगैरह है वो भी इसमें आती है, और बाइक भी आती है। बाइक जो है वो सबसे लो कैटेगरी है। मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है अब गाड़ी अफोर्ड करना हर एक के बस की बात नहीं होती, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतना कन्वीनियंट नहीं रहता है बास टाइम। बाइक एक ऐसी सवारी है जो तकरीबन हर एक के पास ही होती है, चाहे वो मिडिल क्लास से ताल्लुक हो, अपर क्लास से हो या लोअर क्लास हो। आजकल बाइक एक ऐसी चीज़ है कि हर एक के पास होती है। अपना इस शौक को पूरा करने के लिए मैंने कहा यार एक बाइक ही ऐसी चीज़ है जो अफोर्डेबल भी है, के अंदर ट्रैवल करना भी ईजी है। तो इस तरीके से फिर मैंने अपनी बाइक के ऊपर ट्रैवल का जो शौक था पूरा करना शुरू किया। स्टार्टिंग में कुछ ट्रिप्स जो हैं 2-3 मैंने अपने 70cc बाइक थी उसके ऊपर किए हैं। फिर उसके बाद ऐसा फिर मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, तो फिर मैं बड़ी बाइक की तरफ गया हूँ। दिल भाई ये थोड़ा सा बताएं, कौन ऐसा था जो आपको मोटिवेट किसी ने किया तो बाइक के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से? तो मैं थोड़ा सा बिगनिंग यूनिवर्सिटी के दौर में या आपके इंटर लेवल के दौर में ये शुरू हुआ? वही बात है कि ट्रैवलिंग का जो शौक है ना, ये तो बचपन से ही एक अंदर इंसान के होता है ये। ठीक है। तो हम जब अंडर मैट्रिक थे, जब से ही घूमने फिरने का शौक था, तो मैं उन दिनों अपनी जो इस शौक को पूरा करने के लिए हम करते ये थे कि हमारा जो मोहल्ले के हमारे दोस्त थे, छोटे छोटे सारे हम लोग होते, तो हम 300, 400 रुपये जमा करके एक हाईएस्ट बुक कराते थे। तो हर साल में 1-2 हमारी कल्ली झील की पिकनिक्स होती थी। उसमें सारी अरेंजमेंट्स मैं करता था, गाड़ी बुक कराना, खाने का अरेंजमेंट करना, लड़कों को गैदर करना। तो वो एक वहीं से स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला। ये ट्रैवल का शौक है। फिर इसी को लेके फिर आगे बढ़े, तो फिर पाकिस्तान ट्रिप्स करना शुरू की हमने। उसमें भी इसी तरीके से होता था कि हम 5-6 दोस्त मिलके निकलते थे, ट्रेन में सफ़र करते थे, आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। ये सिलसिला चलता रहा 2-3 साल तक। फिर उसके बाद हमारे एरिया, जैसे मोहल्ले से ही बंदा अपनी चीज़ें जो आपके आसपास के लोग हैं तो उनसे इंस्पायर होता है। तो हमारे एरिया के कुछ दोस्त थे जो बाइक के ऊपर अक्सर नूरानी और ठट्टा का सफ़र किया करते थे, 70cc 125 होंडा 125cc के ऊपर। मैं देखता था उनको, मैंने कहा यार ये लोग सही हैं, बाइकों पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ से फिर मेरे शौक हुआ कि यार मैं भी चलो बाइक के ऊपर कुछ शुरू करते हैं। तो वो एक 70cc नई मैंने बाइक ली हुई थी, तो वहाँ से फिर मैंने बाइक का ट्रिप जो है ना वहाँ से स्टार्ट हुआ। और ये एयर कौन सा है ये आपका? ये यार मेरे ख्याल से 2014-15 का है। देन उसके बाद एक प्रोफेशनल जो ट्रिप, तो वो फिर कब से स्टार्ट हुआ और कौन सा ट्रिप था फर्स्ट आपका? जब 70cc पे ट्रिप्स कर लिए तो फिर इत्तेफाक से हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि क्लासिक कार्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व थे। उन्हीं की एक चेन थी उस टाइम, तकरीबन 2016 की बात। तो ये लोग करते ये थे कि काफ़ी सारे दोस्तों के पास ना सुजुकी की 150cc बाइक्स थी, और ये लोग हर वीकेंड पे, संडे वाले दिन, सीव्यू 2 दरिया पे एक रैली की शक्ल में जाते थे। 20-22 बाइकर्स होते थे। ये वहाँ वाटर पंप से शुरू होते थे कराची, और सीव्यू 2 दरिया जाते। तो मुझे क्योंकि ट्रैवलिंग का शौक था, तो साथ में फोटोग्राफी का भी शौक था, DSLR वगैरह मेरे पास था। तो इन्होंने कहा यार चला करो साथ हमारे 2 दरिया, थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार चलो चलेंगे। उनके साथ जब मैं अटैच हुआ तो वहाँ से असल इंस्पायरेशन जो है ना मुझे मिली। सारे एक तो बड़े मैनेज तरीके से बाइकिंग करते थे, एक लाइन में चलते थे, सारे अच्छे से अच्छे हेलमेट्स, ग्लव्स और प्रॉपर, मतलब राइडिंग गियर तो नहीं पूरे कह सकता मैं क्योंकि सिटी राइड होती थी, लेकिन एटलीस्ट हेलमेट बड़े अच्छे पहने होते थे उन्होंने, ग्लव्स पहने हुए होते थे, बाइक्स उन्होंने अच्छी मेंटेन की हुई थी, LED लाइट्स और ये वो जो चश्के होते हैं ना बाइक के साथ। बिल्कुल सही, वही मतलब मोटिवेट भी करता है। वहाँ से असल जो मोटिवेशन जो है मुझे मिली। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं यार अब मैंने ना बड़ी बाइक ली। सुजुकी 150 उस टाइम थी, तो मैंने कहा यार सुजुकी 150 मैं लूंगा। तो 1 साल मैंने पैसे जमा किए। 1 साल बाद मैंने अपनी पहली सुजुकी 150cc बाइक ली। मैंने तकरीबन 71,000 की ली थी, 2012 का मॉडल था वो लेने के बाद मैंने पहला ट्रिप किया उन्हीं लोगों के साथ। हम 4 लोग थे, चारों के पास सुजुकी 150 थी। हम गए यहाँ पे थानो बुल्ला खान, 14 अगस्त के दिन ना हम थानो बुल्ला खान गए। वो सुजुकी 150 में मेरी पहली राइड थी। फिर उसके बाद राइड्स चलती रही, कंटिन्यू रहा। फिर ये शौक, जाहिर सी बात है, एक आप इस फील्ड में आ जाते हैं ना तो फिर लोग खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाते हैं, आपको एक रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद काफ़ी ट्रिप्स किए और फिर बाइक्स भी चेंज करते रहे और वो फिर चलता। तो असल में आपको मज़ा जो है वो सोलोस में आता है मज़ा, या आप चाहते हैं कि शॉर्ट ग्रुप हो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, या एक बड़ा ग्रुप के साथ उसमें
ज़्यादा मज़ा आता है। अब तक के एक्सपीरियंस के हवाले से ये बता। अगर ग्रुप की बात की जाए तो मैं सोलो को पसंद नहीं करता, लेकिन ग्रुप राइड में भी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ग्रुप राइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5-6 लोग इनफ होते हैं। इससे बड़ा ग्रुप होगा तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मसले मसाइल होते हैं, वक्त ज़्यादा आपका ज़ाया होता है, परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। जो आइडियल ग्रुप राइड है वो 4 से 6 लोगों के दरमियान अगर है तो बहुत बेस्ट है। और सोलो मैं पसंद नहीं करता। एक ज़िंदगी में अभी तक सिर्फ एक ही सोलो ट्रिप किया है, वो मैं गया था दरावत डैम, वो भी 14 अगस्त का दिन था इत्तेफाक से। और ये प्लान था हमारे 2 दोस्तों का, लेकिन जिसने मुझे इनवाइट किया था वो खुद आया नहीं, तो मैं अकेला ही निकल गया। तो वो बस, और इतना मुझे मुश्किल था मेरे लिए वो ट्रिप। एक तो गर्मी थी, ऊपर से अकेला था मैं। जब मैं नूरियाबाद पहुंचा मैंने कहा यार अब ये सामान मेरा बैग वैग बंदे में, मैं इसको छोड़ के मैं अंदर चाय वाय पीने या टक शॉप कैसे जाऊँ। तो ये बड़े मसले मसाइल थे। वो बस ज़िंदगी का पहला और आखिरी मेरा सोलो था। उसके बाद कभी सोलो नहीं किया, हमेशा 1, 2, 4 लोग होते हैं जिनके साथ मैं ट्रिप करता हूँ। बड़े ग्रुप्स को मैं अवॉइड करता हूँ। अच्छा आदिल भाई, अब मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह से सिंध को भी आपने एक्सप्लोर किया, बलूचिस्तान की साइड की काफ़ी आपने लोकेशंस को एक्सप्लोर किया, देन आप साउथ पंजाब की तरफ भी गए। तो सबसे पहले मैं सिंध की साइड आता हूँ। आप सिंध में कौन कौन सी जगहों पे एक्सप्लोर कर चुके हैं और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो वो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। सिंध माशाल्लाह बहुत बड़ा है और यहाँ बेशुमार स्पॉट्स हैं, लेकिन जो मेन स्पॉट्स हैं सिंध के अंदर स्पेशली में आपका रनीकोट फोर्ट है, आपका गोरख हिल स्टेशन है, हाले जी लेक है, कलरी झील है। तो ये कुछ स्पॉट्स हैं जो कि बड़े अच्छे स्पॉट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से इतनी डेवलपमेंट नहीं है, उस तरीके से इन जगहों को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन एज ए बाइकर, क्योंकि बाइकर मोस्टली जो है वो एडवेंचर पसंद होते हैं, तो हम तो खैर एंजॉय कर लेते हैं। सिंध अंदर जो ये स्पॉट्स हैं इनको बहुत अच्छा डेवलप किया जा सकता है, टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंध में की झीलें हैं, यहाँ पे सूफीज़म है, जो कल्चर है, यहाँ पे आपका हिस्ट्री है। आदिल भाई अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप जब सिंध में ट्रैवल किया है तो अब तक का आपको कौन सा स्पॉट बहुत अच्छा लगा और आप समझते हैं कि वहाँ जो है मैं दोबारा जाना पसंद करूँगा। साल में एक दफ़ा तो ज़रूर होता है ना। आप देखें पाकिस्तान है इतना बड़ा है, मगर हम लोगों की ये भी कभी समटाइम ऐसी सिचुएशंस बन जाती है यार लॉन्ग रूट नहीं तो चलो सिंध की साइड निकल जाएं, बलूचिस्तान, क्योंकि कराची हमारा जो है वो करीब लगते हैं दोनों सूबे। तो अब तक आप सिंध में आप बताएं तो कौन सा स्पॉट आपको अच्छा लगा? सिंध में जो टॉप ऑफ द लाइन स्पॉट है, असल में सिंध में जो टूरिज्म है ना वो सीजनल है, हर जगह सीजनल होता है। तो सिंध का जो पीक टूरिज्म टाइम है ना वो 2 सीजन है, एक तो विंटर है, सर्दियाँ जो अभी चल रहा है, एक है मानसून। ठीक है, तो मानसून की बात अगर की जाए तो मैं नगर पार्कर को पसंद करता हूँ और मैं हर साल जाता हूँ। मैं पिछले 5-6 सालों से हर साल नगर पार्कर की साइड जाता हूँ। बहुत खूबसूरत एरिया है, खूबसूरत रोड्स हैं, खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं और टेम्पल्स हैं वहाँ पे। बिल्कुल पुराना इलाका है, मतलब हर लिहाज से। सेकंड नंबर पे मुझे रनीकोट फोर्ट और गोरख हिल स्टेशन पसंद है ये, लेकिन विंटर्स के स्पॉट्स हैं। रनीकोट फोर्ट में स्पेशली जो परियों तट वाली जगह है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि बिल्कुल नेचर से करीब है, वाटर पॉन्ड्स हैं और पहाड़ हैं दोनों तरफ। जिस तरह ये पीछे आपको थोड़ा सा हिली सा लग रहा है, तो वहाँ पे भी इस तरीके से दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में पॉन्ड है। दिल भाई लास्ट जब आप गए थे इंटीरियर सिंध, जहाँ पे आप मोनजोदड़ो भी आपने विजिट किया, लड़काना विजिट किया, डिफरेंट सिटीज आप विजिट किए, तो उसमें आपके मोनजोदड़ो का मैंने देखा कि आपको अलाउ नहीं किया गया था। वो क्या सीन था, वो क्या वजह थी, क्यों अलाउ? भाई वो तो स्पॉट है, एक पिकनिक पॉइंट है, मतलब एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसमें तो हर पाकिस्तानी को जाना चाहिए। उसमें क्या वजह हुई थी वो नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। हम लोगों को अलाउ नहीं है, पब्लिक को लिए क्लोज कर दिया गया है, ये क्या वजह थी? ये हमारे कुछ फेलियर्स हैं जिसकी वजह से इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर जो इस तरह की जो भी साइट्स हैं वहाँ कमर्शियल शूट्स पर पाबंदी होती है, इसमें कोई ऐसी राय नहीं है। लेकिन जिस तरह हम व्लॉग्स करते हैं ये एक पर्सनल टाइप का कंटेंट होता है, ये कोई कमर्शियल शूट नहीं होता। अब यहाँ पर भी यही इशू था कि जब हम वहाँ पहुंचे तो पता चला भाई शूट पे पाबंदी है, कैमरा लेके अंदर नहीं जा सकते। तो हमने फिर वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी राब्ता किया, कह रहे हैं कि हम कमर्शियल शूट पे तो नहीं है, हम तो पर्सनल कह रहे हैं। बोला नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। आपके हाथ में कह रहे हैं गोप्रो था, एक नॉर्मल कैमरा जो होता है वो था, कोई हम कमर्शियल शूट पे तो आए भी नहीं थे। खैर फिर वो शूट करके जब मैं वापस आया हूँ, वो मैंने वीडियो तो थोड़ी बहुत बना ली थी वहाँ की, उस वीडियो को जब मैंने पोस्ट किया तो वो वायरल हो गई और उसके ऊपर काफी ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उनको टैग किया गया। उसका रिजल्ट ये निकला कि अब उन्होंने नया नोटिफिकेशन इशू किया जिसके अंदर व्लॉगर्स को उन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप मोनजोदड़ो या और कोई भी हेरिटेज साइट है उसको विजिट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, व्लॉग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। हाँ, कमर्शियल शूट्स उसको उन्होंने एलोबरेट कराया है उसके अंदर कि कमर्शियल शूट क्या होता है और किस तरीके की शूटिंग को उन्होंने बताया कि उसमें मना है। तो वो जाहिर सी बात है, वो जो कमर्शियल शूट्स होते हैं वो पूरे इक्विपमेंट के साथ लोग आते हैं, तो वो अलाउ नहीं है। दूसरा प्रोविंस जो कि माशाल्लाह बलूचिस्तान है, लैंड ऑफ ब्यूटी है, लैंड ऑफ मिनरल्स है, कौन कौन सी जगहों पे गए हैं वो नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, कौन कौन सी जगह आपको खूबसूरत लगी? यार बलूचिस्तान भी मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है कराची से बिलोंग करता हूँ, तो सिंध बलूचिस्तान
बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है। जी। बलूचिस्तान की अगर खूबसूरती की बात कीजिए तो नो डाउट बलूचिस्तान की तकरीबन सारी जगह ही आउटस्टैंडिंग खूबसूरत हैं। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी नहीं गया मैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए जिसमें चारों माछी है, पीर इब्राहिम है, ये 2 स्पॉट्स मेरे अभी रहते हैं। कोयटा की साइड पे मैं ज़ियारत तो गया हूँ, चमन वाली साइड नहीं गया, और जो आपका दालबंदीन और ये पूरा जो ताफ्तान बॉर्डर वाली एरिया में नहीं गया, और एक पीर गायब बोलान वाली साइड। कुछ साइड हैं जो बलूचिस्तान की मेरी अभी, बाकी ओवरऑल यहाँ गवादर तक जा चुका हूँ मैं, पूरा कोस्टल एरिया। इधर अगर आप खुजदार, मोला छोटक, ये सब किया हुआ है। कनराज वैली एंड तक पूरी की हुई है। इधर भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, और कोयटा भी किया हुआ है। कोयटा में ज़ियारत वगैरह, पशीन, ये सारी जगह मैंने देखी हुई हैं। इस पूरे एरिया में जो मेरी फेवरेट जगह है कनराज वैली फेवरेट, क्योंकि एक तो करीब है, खूबसूरत 6-7 स्पॉट हैं कनराज वैली में। मतलब कराची से 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है टोटल। कराची से अगर हम निकलेंगे तो 200 किलोमीटर के ऊपर आप तकरीबन कनराज वैली के एंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सांद फकीर है, यहाँ पे मिठड़ी गोलोलंग है, चनेसर वाटरफॉल है, यहाँ पे कनराज वाटरफॉल है, यहाँ पे टुपको चश्मा है, यहाँ पे पूसी गॉर्ज है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ। तो ये एक ही रूट पे डिफरेंट किस्म की आपको खूबसूरती मिलती है। यहाँ जब आप इसका रूट स्टार्ट होता है तो चीकू के बाग हैं, फिर आगे गंदम और उसकी कपास की फसलें लगी हुई हैं। सर्दियों में आप जाएं तो आपको सरसों, दूर दूर तक सरसों जो है लगी हुई नजर आएगी पीली। तो बहुत ही एक खूबसूरत एरिया है, सेफेस्ट एरिया है। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान का इससे सेफ एरिया कोई नहीं होगा, क्योंकि ये नियरेस्ट विंदर है। तो इन साइड्स पे सिक्योरिटी के भी इतने इशूज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो बेस्ट और मुझे फेवरेट है मेरी, वो कनराज वैली है। अदील भाई, आपने जैसे चनेसर वाटरफॉल का जिक्र किया, चनेसर वाली साइड जो विंदर की साइड जो पड़ता है, वहाँ का आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया। वो सुना है बहुत ज्यादा टफ है, उसके जो ऑफ रोडिंग है बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको क्या मुश्किलात पेश आई, कैसे आपने वो जगह को निकाला और किस तरीके से आप वहाँ तक पहुंचे, उधर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं लोगों को। चनेसर वाटरफॉल का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसान है, मगर देखने में उतना ही थोड़ा मुश्किल लगता है। आपकी जो बात है ना, आपकी जो बात जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल है, उसकी वजह ये कि लोग रास्ता भूल जाते हैं और गलत ट्रैक पे चढ़ जाते हैं। नॉर्मली जो एक्सट्रीम ऑफ रोड है उसको अवॉइड करता हूँ, इसीलिए मैं अभी तक जो चारों माछी है यहाँ नहीं गया, पीर इब्राहिम यहाँ नहीं गया, और ये सपट बीच, ये 3 जगह मैं इसी एक्सट्रीम ऑफ रोड की वजह से नहीं गया। बिल्कुल, नो डाउट मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वो बाइक नहीं है जो एक्सट्रीम ऑफ रोड पे चलाए। मेरे पास जो बाइक है वो डेली कम्यूट की बाइक है। लोग लेके जाते हैं, ठीक है, उनका अपनी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक का जो बाइक मेरी 5 साल चलने वाली वो 2 साल में ही फारिग हो गए, डैमेज कम से कम हो। और तो मैं चाहता हूँ कि यार उस पर मैक्सिमम मैं उसको एक्सप्लोर करूँ जगहों को, ना कि मैं उसको ऐसी जगहों पे जाके उसको बर्बाद कर दूँ। और कुछ वजह है, मैं इस वजह से भी ऑफ रोड को अवॉइड करता हूँ। अच्छा, चनेसर वाटरफॉल का सीन ये है कि मैं जाना चाह रहा था वहाँ पे, सांद फकीर, वो भी उसी रूट पे आता है, वहाँ भी जाना चाह रहा था। एक यूट्यूबर है वर्ल्ड ऑफ अजीज के नाम से, तो उनकी मैंने वीडियो देखी चनेसर वाटरफॉल की, तो वो बिल्कुल एंड वाटरफॉल तक बड़े इजीली पहुंच गए। वो बड़े अच्छे शॉट्स दिखाते हैं ड्रोन के जरिए। मैंने कहा यार ये तो इजी लग रहा है रास्ता। तो मैंने अपने 1-2 लोगों से जो मेरे बलोच दोस्त हैं वहाँ के, बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनसे मैंने थोड़ा सा रूट को समझा। उन्होंने कहा हाँ ये इस तरीके से जाओगे तो सीधा सीधा पहुंच जाओगे। खैर फिर मैंने ट्रिप प्लान किया, हम सिर्फ 3 दोस्त थे, चनेसर वाटरफॉल के लिए निकले। तो जिस कट से हमें राइट लेना था, हम वो गलत राइट ले लिया हमने, हम डेजर्ट में चले गए अंदर। अच्छा, वो गलत जाना भी बड़ा अच्छा हुआ कि हम जब 1-2 किलोमीटर अंदर जाके बिल्कुल एक्सट्रीम डेजर्ट में चले गए, तो एक साइड पे बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ पहाड़, दूर तक जा रहा है वो पहाड़, नीचे उसके क्रिस्टल क्लियर पानी के पॉन्ड्स हैं और इधर व्हाइट सैंड ड्यून। मैंने कहा यार कितनी प्यारी लोकेशन है ये। मैंने कहा यार ये हम बड़ी अच्छी जगह भटक के आ गए, और बर्ड्स की आवाज और कुछ भी। मैंने कहा यार यहाँ पे ना दोबारा आना है और यहाँ की हम कुकिंग करेंगे, नाइट कैंपिंग अगर कर सके तो करेंगे। खैर फिर वो वहाँ से फिर हम वापस रिटर्न हुए। रिटर्न होके फिर हम आगे से पूछते पूछते हम लोग चनेसर वाटरफॉल पहुंचे, और बहुत ही ईजी वे से पहुंचे, कोई रास्ता खराब नहीं था। मतलब नॉर्मल ऑफ रोड जो होता है, ट्रफ स्टाइल में कच्चा रास्ता जो होता है वो था, कोई ऐसे कोई बड़े बड़े पत्थर और वो कुछ भी हमें फील नहीं हुआ। वाटरफॉल तक गए आराम से, थोड़ा सा 5 मिनट की ट्रैकिंग है वाटरफॉल पे। और जो फर्स्ट लुक आपने जब देखा तो आपको क्या फील आया भाई? यार कुदरत के मनाजिर बहुत अमेजिंग था, क्योंकि ये वाटरफॉल्स भी आपके मानसून के दौरान ही चलते हैं। अभी अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगी हमें। नेक्स्ट हमें बारिशों का सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सितंबर का महीना था और बारिशें उस टाइम हुई थी, 1-2 हफ्ते पहले भी होती रही थी या 1-2 दिन पहले भी होती रही थी। तो एक तो जो उसका रास्ता है तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का जो पैच है चनेसर वाटर से पहले का, वो पूरा मैदानी इलाका है और पूरा वो ग्रीन हो जाता है बारिशों के बाद। एक वो खूबसूरती है। फिर जब चनेसर वाटरफॉल के आप करीब पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, वो एक बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन देते हैं आपको। आप लगता है नॉर्दर्न एरियाज में आप ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद जब आप ट्रैकिंग करके वाटरफॉल पे आते हैं तो वो पहाड़ के ऊपर से गिर रही है और बिल्कुल ब्लू पानी, एक खूबसूरत। और जब हम गए थे तो बिल्कुल साफ सुथरा था। ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग आपने स्टोरी बताई चनेसर वाटरफॉल और उसके सराउंडिंग के एरियाज के हवाले से। अच्छा दिल भाई, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, माशाल्लाह से आपने 70 से लेके 150
150 तक हर बाइक को आपने एक्सपीरियंस किया, जिसमें सुजुकी 150 भी है, यामाहा 125 भी है और अब रिसेंटली आपके पास सीबी होंडा 150 भी है। ट्रैवल के हवाले से कंफर्ट आपको लगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा इसमें कंफर्ट लेवल अच्छा था, किसी में जो है वाइब्रेशन होती है, किसी में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों है बाइक। तो आप क्या समझते हैं अब तक कि आपने इतना जब तक ट्रैवल किया तीनों बाइकों पे, कंफर्ट के लिहाज से, ग्रिप के हवाले से या आप फ्यूल एवरेज के हवाले से, तीनों को कैटेगराइज, तो आप किस बाइक को पहले और दूसरे तीसरे पे रखें? बाइकिंग जो है ना पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक तो डेली कम्यूट की बाइक्स हैं, उसको हम ट्रैवलिंग के लिए अंदर यूज कर रहे होते हैं। डेली कम्यूट की बात की जाए ना तो ये सारी बाइक्स अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, ठीक है। सुजुकी 150, होंडा सीबी 150, सारी बहुत अच्छी बाइक। लेकिन हम क्योंकि ट्रैवलिंग के अंदर यूज करते हैं तो फिर वहाँ इनकी लिमिटेशन शुरू हो जाती है। अब हर बाइक का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है और हर बंदे के हिसाब से, उसकी फिजिक के हिसाब से एक अलग उसका यूजर एक्सपीरियंस होता है। हर बाइक में अलग मसाइल आते हैं। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन तो दे सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं किसी बाइक को पसंद नहीं करता तो दूसरे को वो बाइक अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल हो सकता है एक बाइक मुझे पसंद हो, एक बाइक आपको पसंद हो, आपको वो बाइक पसंद ना हो, मुझे वो बाइक पसंद ना हो। तो ये सबकी अपनी पसंद की बात है। जैसे कि आपको मालूम है मैंने 70 सीसी भी चलाई है, 125 सीसी और 150 सीसी, तीनों बाइक्स मैंने चलाई हैं। बाइक कोई भी हो, आपकी बाइक मेंटेनेंस उसकी प्रॉपर हो, चाहे वो 70 सीसी हो, चाहे 150 सीसी हो, कोई सी बाइक हो, और आपका खुद का पैशन हो बाइक राइडिंग का, तो आप 70 सीसी भी ट्रैवल कर सकते हैं, 125 पे भी, 150 पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मैं कंफर्ट, पावर, फ्यूल इकोनॉमी और मेंटेनेंस के हवाले से बात करूं तो मेरे ख्याल से इस वक्त होंडा सीबी 150F सबसे बेस्ट बाइक है। साल से ऊपर हो गया मुझे चलाते हुए बाइक, मुझे तकरीबन 38-40 का इसका फ्यूल एवरेज मिलता है इस बाइक से। इससे पहले मैं YBR चला रहा था, बेहतरीन कंफर्ट था, उसका भी सस्पेंशन बहुत जबरदस्त था YBR का। अच्छा, YBR के ऊपर सीन ये था कि पेट्रोल एवरेज उसका मुझे 26 का भी मिला है, 50 का भी एवरेज मिला। इसके अंदर एयर फिल्टर का बड़ा काम है इसकी जो फ्यूल एवरेज को मेंटेन करने का। अगर आप पेट्रोल फिल्टर है वो टाइमली चेंज नहीं करेंगे तो आप वर्स्ट जो है ना उसकी पेट्रोल एवरेज आपको मिलेगी। अगर आप एयर फिल्टर आप टाइमली चेंज करेंगे तो बहुत अच्छी उसकी एवरेज मिलती है यामाहा YBR के अंदर। यही सीन होंडा सीबी में भी है। होंडा सीबी का आप एयर फिल्टर टाइमली क्लीन करते रहें, उसके अंदर डस्ट वगैरह साफ करते रहें, तो आपको 38-40 की एवरेज एटलीस्ट मिलती है। बहुत से लोगों को इससे भी ज्यादा मिल रही होती है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सुजुकी 150 के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा कंफर्ट के हवाले से। पावर बहुत अच्छी थी उसमें, क्योंकि मेरे पास 2012 मॉडल था तो पार्ट्स बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे उसके, उस टाइम पे फिर अच्छे मिल जाते थे। बहुत अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स थे उस टाइम के। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है ओल्ड मॉडल या ओल्ड क्लास पार्ट्स कहेंगे अब, जिस तरह YBR, होंडा सीबी के अंदर अगर आप पार्ट्स देखें तो स्टाइलिश पार्ट्स हैं, न्यू जनरेशन लगता है कि यार एक नई जनरेशन के पार्ट्स हैं। सीट देखें, स्टाइलिश सीट है, कंफर्टेबल सीट है। आपके हेडलाइट को शेप देखें, खूबसूरत शेप दिया हुआ है। मीटर्स को अगर आप देखें, अट्रैक्टिव मीटर्स दिए हुए अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो काउंट की जाती हैं बाइक के अंदर। आप बाइक की प्राइसेस अगर आप देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान में बाइक की प्राइसेस हैं वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती किसी भी बाइक की। अगर बात चाहे वो 70 सीसी हो चाहे वो 150, मतलब डबल ट्रिपल इस वक्त कीमतें हुई हुई हैं बाइक। तो अब बाइक की इतनी कीमत होने के बाद अगर आप एक ऐसी बाइक लेने जा रहे हैं कि जिसके अंदर आपको सिर्फ इंजन ही आपको एक अच्छा मिलता है, बाकी ओवरऑल आपको पूरी बाइक को जो है मॉडिफाई करना है, तो वो जस्टिफाई नहीं करती। अच्छा आदिल भाई, आपने जैसे होंडा सीबी 150 की बात करी, बहुत से यूजर्स जो बाइक चलाते हैं इसको आजकल एक जो है ट्रेंड भी कह लें कि लोगों ने इस चीज को डिसएडवांटेज में लिया हुआ है। ऑयल का क्या मसला है, आप क्या समझते हैं उस चीज को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बहुत से यूजर जो है वो अपने इंजन खुलवा बैठे हैं ऑयल की वजह से। यार असल में ये ऑयल का जो इशू था, ये जो शुरू के मॉडल थे इसके जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम ये ज्यादा था मसला। उसके बाद होंडा ने इसको काफी बेहतर किया है और अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं 2022-23 के मॉडल्स की बात करूं तो उनमें ये मसला ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और एक सर्टेन पीरियड के बाद हर बाइक ऑयल कम करना शुरू कर देती है, कोई सी भी आप चाहे सुजुकी हो, YBR हो, अगर वो 50,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है किलोमीटर तो ऑयल कम करना शुरू कर देती। अब वो कोई माने नहीं माने या कोई चेक नहीं करता, वो एक अलग बात। लेकिन अगर आप 50,000 चली हुई एक यामाहा YBR या सुजुकी GR, सुजुकी GS 150, आप उसका ऑयल का जब आप उसको ड्रेन करके चेक करेंगे ना कैलकुलेट, तो वो 100-200 ml कम निकलेगा। अच्छा, ये एक सर्टेन पीरियड के बाद हर बाइक कम करती है। जहाँ तक होंडा सीबी की बात है तो अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी अभी 11,000 किलोमीटर चल चुकी है, पूरा एक मतलब इतना सा भी ऑयल कम नहीं निकलता। मैं खुद क्योंकि घर पे चेंज करता हूँ, पुराना ऑयल ड्रेन करने के बाद जब मैं नया ऑयल डाल लेता हूँ तो वो पुराना ऑयल मैं उसकी बोतल में वापस डालता हूँ, मैं चेक करता हूँ उसको, उसकी माइलेज पूरी निकलती है, पूरा निकलता है ऑयल। ठीक है, 1000-1100 किलोमीटर होंडा का जो 10W30 ऑयल है वो मैं यूज कर रहा हूँ। 1000 से 1100 किलोमीटर पे मैं चेंज कर रहा हूँ उसको। जब नई ली थी शुरू के 5000 किलोमीटर तब मैं 800 पे चेंज कर रहा था, क्योंकि वही एक साइकी थी कि यार ये ऑयल कम करती है, कहीं कोई मसला ना हो, तो वो एक उसी डर की वजह से मैं 800 पे चेंज कर रहा था। लेकिन जब मैंने एक चीज को यूज किया और मेरा एक्सपीरियंस हुआ उससे, मैंने कहा नहीं यार ये ऑयल 1500 किलोमीटर तक चलने की पावर रखता है। तो मैंने कहा बिला वजह मैं क्यों अपने पैसे ज़ाया करूं। तो अब मैं 1000-1100 5000 किलोमीटर जब मेरी बाइक हो गई तो उसके बाद से ऑनवर्ड्स में 1000 या 1100 किलोमीटर पे अपना ऑयल चेंज करता हूं। ऑयल पूरा निकलता है और ऑयल
स्टिल यूजेबल होता है। हर बाइक की ना डायनामिक्स अलग होती हैं। अब यामा YBR सुजुकी 150 में आप 1500 से 2000 किलोमीटर ऑयल को चला सकते हैं, लेकिन होंडा में ये चीज़ नहीं है। होंडा में आपको ऑयल जल्दी चेंज करना पड़ेगा। आप 1000-1500 किलोमीटर के अंदर ऑयल चेंज कर दें, और इस प्रैक्टिस को जब आप रखेंगे तो आपकी बाइक, मैं कहता हूँ 50,000 किलोमीटर के बाद भी कोई मसला नहीं आएगा बाइक के अंदर इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप मेंटेनेंस का ख्याल रखें तो कोई मसला नहीं है, आप लॉन्ग अरसे तक अपनी बाइक को चलाएंगे। अब लोगों की बातों में आके आप बोलेंगे नहीं यार हर चीज़ जो है ना गधा और घोड़ा एक जैसा है, दोनों को मैं एक तरह चलाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये अनजस्टिस होगा। तो ये जस्टिस नहीं है। एक चीज़ की डायनामिक्स नहीं है वो, तो आप उसको उस तरीके से लेके चलें, इसमें क्या मसला। अगर आप 1000-1100 एक रीजनेबल है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ना ये अभी कुछ 2-4 सालों में ये ट्रेंड चला है कि यार 2000 किलोमीटर ऑयल चलेगा, 3000। इससे पहले किसी को ऑयल का अली बे का नहीं पता था। बिल्कुल ऐसा ही है ना, वो सब वही 1000 किलोमीटर पे ही जाके ऑयल चेंज कराते थे। भाई लोगों के मीटर नहीं चलते थे, लोग तो इससे अंदाजा लगाते थे अब काला हो गया या पतला हो गया, वो ऐसे यूं कर, मतलब माइलेज का तो रखा ही नहीं है हिसाब ना कभी। तो वो अब थोड़ी सी नॉलेज की आ गई है तो आप उसके ऊपर इतना उछलना शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं है भाई, आप जो चीज आप बहुत सी अच्छा होंडा की कुछ बाइक ऐसी भी है, उस पर कंपनी लिखती है, कंपनी बाकायदा अपने यूजर मैनुअल में लिखती है कि आप ये ऑयल डालेंगे इतने किलोमीटर के बाद ये इतना कम करेगी ऑयल, उसमें लिखा हुआ होता है मैनुअल में बाकायदा, इतना कम करेगी। तो आपने इसको अगर मजीद चलाना है तो आप इसके अंदर इतना ऑयल दोबारा ऊपर से डालें या फिर चेंज, ये मैनुअल में लिखी हुई होती है बातें। वो कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो हम छोटी सी मालूमात लेके लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं, लोगों के दिलों में खौफ डाल रहे होते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप चीज आपकी है, समझदार हैं, अल्लाह ने अकल दी है, तो दूसरों की बातों में आने के बजाय अपना खुद एक्सपीरियंस करें चीज़ों को और उसे यूज़ करें। ईरान जो बॉर्डर तक जाते हैं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी एक बाइकर के हवाले से। तो वहाँ की कैसी वाइब्स थी, किस तरह के लोग थे वहाँ पे बॉर्डर पे, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं। ठीक कह रहे हैं आप, पाक ईरान बॉर्डर एक अचीवमेंट है बाइक के ऊपर वहाँ तक जाना, और काफी लंबा डिस्टेंस है। लेकिन इससे लंबा भी हमने पाक ईरान बॉर्डर से ज्यादा लंबा जो हमने ट्रिप किया है वो हमारा फोर्ट मंडो डेरा गाजी खान का था। मेरे पास YBR थी, और ये पाक ईरान भी खैर YBR पे ही किया मैंने। एक तो कुंडमरी, रोडमारा, गोल्डन बीच, फिर उसके बाद आपकी गवादर के बीचेस हैं काफी सारे। इसमें गवादर का बीच है, गंज है, जीवानी है, ये सारे बीच एक अलग ही खूबसूरती है बहुत। ठीक है, फिर ईरान बॉर्डर, जब बॉर्डर की हम बात करते हैं ना तो बॉर्डर हालात के ऊपर बहुत मुनसर कर रहा होता है। तो उन दिनों हालात बहुत अच्छे थे, पाक ईरान को कोई कशीदगी नहीं थी, फ्रेंडली माहौल था, और काफ़ी डेवलपमेंट हुई भी थी। जब मैं, क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा गाड़ी में भी जा चुका हूँ ईरान बॉर्डर तक, लेकिन जब मैं बाइक पे इस दफ़ा गया तो वहाँ पे मैंने काफ़ी डेवलपमेंट देखी, काफ़ी उन्होंने अच्छा कर दिया था। तो हमने जब वहाँ पे पहुँचे तो लेवीज वालों से हमने पूछा हम आगे जा सकते हैं, उन्होंने कहा आप आगे जाएँ, वीडियो शूडियो बनाएं, जो करना है आप करें। वहाँ बॉर्डर पर हमने बाइक्स अपनी पार्क करी हैं, सुकून से खड़े हुए हैं, वीडियो शूडियो बनाई है, फिर वॉक करके हम आगे जो राहदारी है वहाँ तक भी गए, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा एक फ्रेंडली माहौल था वहाँ पे। पाक ईरान बॉर्डर तक तो गया, अब उससे आगे जाने का, क्योंकि इसी रूट से फिर लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं ईरान से होते हुए, तो आपका कोई आगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में कुछ तरह का मूड हो तो वो भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल अक्सर तस्करा होता रहता है, हम जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कभी कभी हमारा तस्करा होता है कि यार ईरान चलते हैं, बाकू चलते हैं बाय रोड। तो उस टाइम पे भी जब हम वहाँ ईरान बॉर्डर पे बाइक पे खड़े हुए थे तो हमने कहा यार अब ईरान बॉर्डर तो आ गए, चलते ईरान भी होकर आते हैं तो चाबार तक चलते हैं। खैर वहाँ से जो गवादर वाला, जीवनी वाला जो बॉर्डर है वहाँ से बाइक्स अलाउ नहीं है। अगर आप ईरान जाना चाह रहे हैं तो आपको या कोयटा, गुलदालबद्दीन और ये जो ताफ्तान बॉर्डर है आपका जो कोयटा से लगता है, वहाँ से बाइक्स अलाउ है। वहाँ से होते हुए फिर हम ईरान में एंटर होते हैं, फिर आगे पूरा करते हैं। तो लेकिन इसमें मसले मसाइल हैं। कारनेट का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो पाकिस्तानियों के लिए ना, वो कारनेट का बहुत बड़ा मसला है, और अभी तक इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई इतनी वाजे कोई पॉलिसी नहीं है, तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इसको अगर कारनेट का मसला एक यूज़र फ्रेंडली हो जाए ना, इजीली अवेलेबल हो, इजी एक्सेस हो, और उसके ऊपर एक नॉलेज हो लोगों को कि किस तरीके से मिल सकता है, किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, कितनी कंट्रीज़ को आप कवर कर सकते हैं, ये सारी एक नॉलेज बेस अगर चीज़ बन जाए ना तो मैं कहता हूँ। साउथ पंजाब की साइड भी गए, वहाँ का आपका एक कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन सी जगहें आपने देखी, क्योंकि साउथ पंजाब भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रोविंस है, मुख्तलिफ वहाँ की लोकेशंस हैं, वो सब भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो। ये हमारा साउथ पंजाब का एक ट्रिप प्लान हुआ था, तकरीबन 5 दिन में हमने इसको प्लान किया था। तो इसमें हमने एक तो फोर्ट मंडो विजिट किया था, बहुत ही खूबसूरत जगह है, स्टील ब्रिजेस उसके फेमस हैं, नो डाउट एक खूबसूरत लोकेशन है। फोर्ट मंडो के बाद फिर हम आए थे मुल्तान, यहाँ पे शाहरुखने अलम के मज़ार पे हम गए थे, उससे हमने थोड़ा सा विजिट किया था। फिर उसके बाद हम भावलपुर आ गए थे। भावलपुर एक बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा और मेरा फेवरेट शहर है। उसकी खूबसूरती, उसकी सफाई मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। नवाबों का शहर है, काफ़ी सारे वहाँ पे महल हैं, तो वहाँ पे हमने नूर महल को विजिट किया था। इसी तरीके से लाल सुहानरा पार्क है वहाँ पे, जहाँ पे नायाब ब्लैक बक्स मौजूद हैं। क्लोजर को हमने विजिट किया था, तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमें। फिर वहाँ से हम निकले तो हम उस शरीफ आए। उस शरीफ में टॉम्स हैं, बीबी जेवेंदी
फ्री के, तो वो हमने विजिट किए। और उसके बाद फिर हम सीधा सखर पे हमने रात खाली स्टे किया था। सखर में हमने विजिट नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया बाइक के ऊपर, और फिर हम कराची आ गए। तो एक बड़ा अच्छा ट्रिप रहा था हमारा। सिर्फ एक उसमें हमने गलती की थी कि हमने जो दिन हमने डिसाइड किए हुए थे वो 5 हमने डिसाइड किए थे। हालांकि ये जो हमने ट्रिप किया था ये कम से कम 7 से 8 दिन का ट्रिप होना चाहिए। तो ओवरऑल लेकिन बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया। नवंबर का महीना था, हल्की ठंड थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। अदिल भाई, अभी तक आप जो है वो पाक चाइना बॉर्डर तक आपका मैंने देखा है ब्लॉग जो है नहीं आया है, आपने ट्रैवल नहीं किया है, तो वो भी आइंदा आने वाले हम देख सकते हैं? प्रिपरेशंस कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या क्या सीन है? बिल्कुल, नॉर्दर्न एरिया से तो मेरा बहुत पुराना लगाव है। कश्मीर, नारान, कागान, चाइना बॉर्डर, जो आपका गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है पूरा, तकरीबन सब मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। लेकिन उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, व्लॉगिंग नहीं करते तो थे। जस्ट फोटोग्राफी का शौक था उस टाइम पे। उसके व्लॉग्स मौजूद नहीं है। फिर उसके बाइकिंग पे आ गए, तो बाइकिंग पे जब से आए तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं नॉर्थ साइड निकल नहीं पा रहा, क्योंकि नॉर्थ साइड निकलना हमारे लिए ना एक बड़ा चैलेंज होता है कि हमें कम से कम 10 से 15 दिन की एक तो छुट्टियाँ, क्योंकि हम जॉब करते हैं, ज़ाहिर है घर का जो सिस्टम है वो जॉब से ही चलता है। ये जो हमारा व्लॉगिंग वगैरह, इससे हमारा कोई सिस्टम चलता नहीं है। तो अगर व्लॉगिंग से सिस्टम चल रहा होता तो मैं तो अभी तक पता नहीं कितने चक्कर लगा के आ चुका होता नॉर्थ के। मुझे अक्सर लोग कमेंट में आके मशवरा दे रहे होते हैं पे, यार नॉर्थ आओ, यार स्कर्दू आओ, इधर आओ। मैं कहता हूँ यार आप स्पॉन्सर कर दो, मैं आ जाता हूँ कोई मसला नहीं है। लेकिन अपनी जेब से आना ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, आजकल जिस तरह के जो और फ्यूल एवरेज जो चल रहा है, तो बिल्कुल, अब पहले जो ट्रिप 30 से 40 हज़ार रुपये में बड़ा अच्छा हो जाता था, अभी वो लाख रुपए पे चले गई कहाँ। बिल्कुल, नो तो डाउट। अब पैसे, एक तो बजट को मैनेज करना, फिर छुट्टियां मैनेज करना, फिर ज़ाहिर है फैमिली वाले हैं हम लोग, फैमिली को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी मेरा इरादा है इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कर्दू प्लस पंजाब चाइना बॉर्डर दोनों साइड 1 गो में करने का इरादा है मेरा। इस साल शायद जाऊं मैं, इस इरादा तो है, लेकिन बनता है कि नहीं बनता वही बात है। बहुत सारी बैरियर्स हैं, वो जब हट जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। प्लान तो है जाने का। दिल भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा, अब इसी होंडा CB 150 के साथ ही कैरी करना चाहेंगे अपने ट्रेवल्स को, या आप अपनी दूसरी नेक्स्ट बाइक, क्योंकि बाइकर को एक शौक होता है कि यार अब इस बाइक पे हमने काफी ट्रैवल कर लिया, व्हाई नॉट नेक्स्ट बाइक, या इसी को कंटिन्यू रखते हैं आप? अब बात वही आ जाती है कि हम मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानीज है ना, या तो मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं। Exactly. अपर क्लास बहुत कम है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो बाइक्स अवेलेबल हैं वो भी, जैसे कि 150cc इस वक्त 5-5.5 लाख पे पहुंची हुई है, वही अफोर्ड से बाहर हुई है। तो बड़ी बाइक की तरफ जाना तो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग हो जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। पार्ट्स के हवाले से भी बड़ी मुश्किलात हैं दिल भाई। लेकिन आपकी जो बात है ना, अगर मैं अपनी बिल की बात करूं जो मैं चाहता हूँ, 150cc ठीक है, टूरिंग इस पे अच्छी हो रही है। होंडा 150 एक अच्छी बाइक है, लोड कैपेसिटी अच्छी है, अच्छे लोड के साथ ही अच्छी पावर इसके अंदर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ अरसे बाद मैं एटलीस्ट 450cc या 250cc तो मिनिमम पे मैं जाऊँ। और आपका ड्रीम बाइक भी होगा ये? ड्रीम बाइक तो एटलीस्ट 450cc या 300 प्लस पे मेरी ड्रीम बाइक है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए ना, तो वहाँ पे जो टूरिंग बाइक जिसको कहते हैं वो 600cc बाइक को कहते हैं, ठीक है। वो फिर वो डेली कम्यूट में ही उसको काउंट करते हैं। अब एटलीस्ट ये कि चलो पाकिस्तान में इतने रोड्स भी नहीं है और ऐसा कोई टेरेन भी नहीं है, तो आप 250cc भी यहाँ पे इनफ होती है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं एटलीस्ट 450cc में बाइक हो, मैं उस पर ऑल ओवर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल ट्रिप्स ही करूँ। अगर वो ड्रीम तो चलो पता नहीं कब पूरा हो, लेकिन एटलीस्ट ये कि मैं अगले 2-3 सालों में मेरी कोशिश होगी कि मैं एटलीस्ट 250cc पे चले जाऊँ। कोई ऐसा यादगार मोमेंट अब तक का जो आपने ट्रैवल किया है वो नाजरीन को थोड़ा सा शेयर करें, कौन सा रहा? इतनी जगहों पे आप गए माशाल्लाह से और जाके एक्सप्लोर करा, कुछ चीज को याद करते हो तो आप कौन सा वो आपका वो लोकेशन और कौन सी वो प्रोविंस है और कौन सी जगह है वो? यार ऐसी तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम गए हैं और वहाँ हमने महसूस किया है नेचर को। जी बिल्कुल, एक्सट्रीमली, मतलब वो कहता है कनेक्शन बन जाता है आपका कि आप मतलब इस दुनिया में तो होते हैं, लेकिन आप उस दुनिया में उस वक्त फिजिकली तो होते हैं लेकिन मेंटली आप कहीं और होते हैं। तो कई जगह हैं, इनमें से एक हमारी एक ट्रैकिंग थी। मैंने एक्सट्रीम स्नो के अंदर बहुत ट्रैवल किया है। तो हम नारान से सैफुल मलूक पैदल ट्रैक करके गए थे 5 घंटे का, 8-8 फुट बर्फ थी उस वक्त। 3-4 घंटे बाद जब बिल्कुल सैफुल मलूक के पास पहुंचे तो वहाँ पे पीछे भी सफ़ेद, आगे भी सफ़ेद, दाएं भी सफ़ेद, बाएं भी सफ़ेद, बस सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद। आसमान पे काले बादल थे और समझे बस हम लग रहा था कि हम एक काला नुक्ता जो है ना हमारा ही सिर्फ, और हम सिर्फ मेरे ख्याल थे 3-4 दोस्त थे और हमारा गाइड था। हम जब वहाँ पे बैठे ना, सिर्फ हवाओं की आवाज़ आ रही थी, खामोशी, वो एक्सपीरियंस कभी भी नहीं भूलता मुझे। सेकंड, मैं कश्मीर तावड़ जा रहा था तो मैं जीप में पीछे खड़ा हुआ था। वहाँ पे भी कश्मीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीनरी है। अच्छा, जब हम केल से तावड़ इंटर हो रहे थे तो तावड़ में ऐसी यूँ ढलान पे रोड जा रहा था, दोनों तरफ कच्चे घर थे, बिल्कुल नेचुरल माहौल, तारे मारे, ये बिजली का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था।
ये मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, और जो वो स्नो वाली बात थी वो 2014 की। 2012 में हम तौबट जा रहे थे, पीछे मैं जीप में खड़ा हुआ था। जब हम इंटर हो रहे थे, वही बादलों वाला मौसम था, क्लाउडी, और वहाँ पे छुई मुई के फूल होते हैं ना जो हवा से उड़ते हैं, जो वो पूरी फिजा में बिखरे हुए थे। तो इतना रोमांटिक सा और एक क्या कहूँगा मैं, एक अजीब सा ही माहौल था। मुझे लग रहा था मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में दाखिल हो रहा, तो वो नहीं भूलता मुझे। और इसी तरीके से जब फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने कोहे बातिल पे हमने सनसेट करने गए ऊपर, तो नीचे पूरे नीला समंदर, उस पे छोटी छोटी बोट्स रंग बिरंगी, और आसमान पे आपके पिंक पर्पल कलर्स फैले हुए। तो वो एक बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी स्पॉट पे गए, अचानक वेदर चेंज हुआ, बारिश तेज हो गई, आपके साथ एक वाकया हो चुका है, ये उस जगह का सिंध का एरिया था, तो उस जगह का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, उस रात क्या हुआ था। वो मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, वो अनबिलीवेबल आपके साथ वेदर एक्सपेक्टेशन आ गई थी, तो वो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कैसे उसको मैनेज किया, क्या सीन हुए थे। अच्छा, ये तो खैर हमें थोड़ी बेवकूफ़ी कहेंगे हमें कि हम गए, खैर प्री प्लान थे, हमें मालूम था कि बारिश हो सकती है, लेकिन हमारे जहन में एक चीज़ नहीं थी। एक्चुअली ये सीन हुआ था बोतार लेक पे। बोतार लेक जिला सांगड़ के अंदर सिंध के मौजूद है, बड़ी खूबसूरत झील है, बहुत लोटस भरा हुआ है इस झील के ऊपर, जो कमल के फूल होते हैं। वही अगस्त का महीना था, मानसून अपने पीक पर था। हम यहाँ से गए बोतार लेक के ऊपर। बोतार लेक आती है 4 किलोमीटर डेजर्ट क्रॉस करके। हमने जिस जीप को बुक कराया हुआ था वो हमें वहाँ छोड़ के वापस आ गया। ये चीज़ हमारे प्लान में नहीं, ये समझ रहे थे कि जो जीप हमें छोड़ेगी वो हमारे साथ ही रात रुकेगी, लेकिन हुआ ये कि वो जीप वाला वापस अपने घर आ गया। 4 किलोमीटर डेजर्ट क्रॉस करके हम वहीं पर ही रात को हमने कैंपिंग की। क्लाउड्स थे और हमें पता था बारिश भी होगी, क्योंकि हम रेन कवर सब कुछ लेके गए थे अपना साथ। ठीक है। रात को 11 बजे बारिश शुरू हुई है, और ऐसी तूफानी बारिश हुई है। हम क्योंकि झील के बिल्कुल किनारे पे हमने कैंप लगाया हुआ था, 2 घंटे मुसलसल बारिश होती रही है। हमारे कैंप में पानी भर गया, झील का पानी ऊपर आना शुरू हो गया था। ओहो। और कैंप से थोड़ा ही दूर रह गया था, इतनी ऊपर आ गई थी झील। तो हमने कहा यार आज तो लगता है डूबेंगे हम लोग साथ। वो एक बड़ा एडवेंचर हो गया। तो पे हमारे साथ एक फैमिली भी थी, उसमें वीगो पे पूरी रात अपनी गाड़ी में वीगो में बैठे रहे। सामान हमने उसकी जो पीछे वीगो पे डाला है, अपना जो कीमती सामान था हमने उसके पीछे डाल के उस पर कवर कर दिया था उसको। तो सामान तो सेफ था हमारा, लेकिन बस ये था कि इतनी तेज तूफानी बारिश मैंने जिंदगी में अपनी इससे पहले कभी नहीं देखी, ना उसके बाद कभी अभी तक एक्सपीरियंस हुआ। तो वो फिर रात जब गुजर गई है, तो अगले दिन सुबह वो ड्राइवर आया हमें जीप वाला लेने, हाल अहवाल पूछने। हाँ, और फिर जब हम वापस निकले हैं ना, तो जो सांगड़ का जो गांव था, वो हतोंगो गांव है, वहाँ पे दीवारें गिरी हुई थी भाई, वहाँ पे घरों की। रात तो ऐसी बारिश थी, दीवारें गिरी हुई थी रात की। मैंने कहा देखो कितना एक्सट्रीम। तो खैर हम मेंटली प्रिपेयर थे उसके लिए, इतना एक्सट्रीम के लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन हमें पता था कि यार बारिश होनी है, वो था। लेकिन एक टाइम था कि खौफ आ गया था दिल में। दिल भाई, स्पेशली बाइकर्स ट्रिप्स पे निकलते हैं टूर्स के हवाले से, अब तक का कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी सिचुएशन किसी दूसरे बाइकर के साथ, अपने साथ, हाँ, वो थोड़ा सा नाजरीन को बताएं। एक्सीडेंट के हवाले से एक एक्सपीरियंस है हमारा। उसमें सीन ये कि हम आ रहे थे गवादर से वापस, और हम जब राइड कर रहे होते हैं, ज़ाहिर 3-4 का हमारा ग्रुप होता है, तो हम आपस में इंटरकॉम से कनेक्ट होते हैं आपस में। इसमें हुआ ये कि हम ओडमारा पहुंचने वाले थे, हम 4 बाइकर थे, 2-2 के पेयर में हम दोनों कनेक्ट थे आपस में। 2 राइडर मेरे साथ, एक मेरा दोस्त कनेक्ट था, जो बाकी के 2 साथी थे वो दोनों आपस में कनेक्ट थे। ओडमारा से पहले एक बाइकर के पेट्रोल शायद खत्म हो रहा था, तो उसने आगे ब्रेक मारी है, और उसके ब्रेक मारने से पहले हम जब इंटर हो रहे थे, तो आसमान पे ना बर्ड्स जा रहे थे बहुत सारे। तो मैं अपने पीछे जो मेरे साथ कनेक्ट है दोस्त, उसको मैं बोल रहा यार ऊपर देख कितने सारे बर्ड्स जा रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम बातें करते जा रहे हैं, हमारी नजरें ऊपर आसमान पे। मेरे आगे वाले जो हैं, जैसे मैंने बताया, उन्होंने ब्रेक मारी, तो मैंने बिल्कुल एंड पे देखा कि यार उन्होंने ब्रेक मार दी है। मैंने खैर ब्रेक मार ली, मैंने एकदम से इमरजेंसी ब्रेक मारी, तो जो मेरे पीछे आ रहा था उसकी नजर अभी ऊपर ही, तो वो आके मेरे डब्बे पे टकराया है मेरा दोस्त, और हिट होके वो गिरा है। उसने पूरा राइडिंग सूट पहना हुआ था, हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट, उसके ग्लव्स फट गए, उसकी जैकेट फट गई, हैंडल टेढ़ा हो गया बाइक का, जस्ट सेकंड्स के अंदर। बिल्कुल पता थोड़ी चलता है, सेकंडों में ये सारा काम हुआ है। वो डब्बे मेरे हिट हुआ है, और हिट होने के बाद बाइक ने एक आध कलाबाजी खाई है। तो खैर ये सारी चीज हुई, उसको चोट नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ रहा वो, सेफ रहा। ये एक बड़ा हमारे लिए एक सबक आमोज वाकया था कि यार इंटरकॉम जो है ना, इसका बेनिफिट्स तो बहुत हैं, क्योंकि जब आप आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तो डिस्टेंस का पता नहीं लग रहा होता। आप बातें करते हुए जा रहे हैं, पूरे दिन आप बातें करते हुए सफर आप काट लेते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कितना डिस्टेंस कवर। ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ आपको आसपास ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रैफिक में या खुद भी अपना डिस्टेंस इतना कम तो नहीं हो गया कि हम बातें करते हुए आपस में टकरा जाएं। ये अदिल भाई ने बहुत अच्छी बात बताई इस हवाले से। अच्छा, मैं अदिल भाई ये पूछना चाहूंगा, अब तक का आपका कोई सफर में, जब हम जाते हैं बाइकर्स, यानी कि चाय तो हमारी मस्ट होती है, तो खाना आपका यादगार हो, कोई खाना आपको किसी जगह का बहुत अच्छा लगा हो, या आपने खुद कुकिंग किया हो अपने दोस्तों यारों, वो कौन सा था, कोई वो भी यादगार अपनी चीज बताए। यार खाना पीना, असल में मैं फूडी तो हूँ नहीं, रास्ते में जो भी मिल जाए थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बाकी जब हम खाने की अगर बात करें, तो मुझे लास्ट टाइम जो हमने कनराज थाना पे रात
खाना खाया था हमने दोपहर का, बड़ा अच्छा खाना था वहाँ पे, क्योंकि वो क्या चीज़ थी? ढाबे का उनकी भिंडी थी वहीं, ताज़ा भिंडी दाल उसी वक्त। अच्छा हुआ ये कि हम उसी गॉड जा रहे थे, थाना कनराज हम रुके, हमने कहा यार नमाज पढ़ेंगे खाना खाएंगे, तो हमारे ध्यान में यही था कि यार ढाबा है खाना तैयार होगा। उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ ऑर्डर पे बनता है। अच्छा दाल भी ऑर्डर पे बनती है, और तो 1.5 घंटा लगा था खाना बनने में। लेकिन शुरू से ही दाल बनानी शुरू की ना? वो उन्होंने, हम पहुंचे तो उन्होंने बनाना शुरू किए, दाल और भिंडी बनी, तकरीबन 1.5 घंटा लगा। लेकिन जब हमने खाना खाया तो हमने कहा यार शुक्र है खाना अच्छा है। तो बहुत अच्छी थी सब्जी दाल दोनों चीज़ें, रोटियां बड़ी घर की जैसी रोटियां, वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अदरवाइज में खाने का इतना शौक नहीं है, मैं खाने की चीज़ों को इतना याद भी नहीं रखता। गर्मियों में जो है ट्रैवलर्स स्पेशली जो बाइकर्स होते हैं उसको बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, तो वो कौन सा ऐसा कोई यादगार हो, कोई वर्ड्स एक्सपीरियंस रहा हो कि यार आज तो गर्मी ने मार ही दिया ना? मैं ये शुरू के दिनों की बातें जब GS 150 थी मेरे पास, गया था पीर बम्बोल, उथल से अंदर जाके ये पीर बम्बोल एक जगह है, इसका 40 किलोमीटर सिर्फ डेजर्ट राइड है उसके अंदर। मैंने अपनी राइडिंग जैकेट पहनी हुई थी और वो सेमी मैच जैकेट थी, शर्ट वर्ट और दूसरी चीजें ही पहनी हुई थी। तो जब हम डेजर्ट में पहुंचे तो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा था और गर्मी से मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे, मतलब मेरी आंखों के आगे बकायदा अंधेरा आना शुरू हो गया। ये तो बड़ी वर्स्ट कंडीशन तो होती है। मैंने कहा यार ये तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। फिर मैंने अपनी जैकेट वैकेट खोली, उतार दी थी, क्योंकि डेजर्ट आगे शुरू हो गया था। डेजर्ट में अगर आप बाइक चलाते हुए गिर भी जाए तो ना तो कोई चोट वोट नहीं लगती, क्योंकि नरम मट्टी होती नहीं। मैंने जैकेट वैकेट सारी चीजें उतारी हैं अपनी, पानी पिया, पानी भी खोलता हुआ गर्म हो रहा था, लेकिन मेरा पीना तो था, अब क्या करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही थी। अंदर ही अंदर हम जब जैकेट्स पहने होते हैं तो पसीने आ रहे होते हैं। उसके बाद फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार इतने एक्सट्रीम वेदर में जब हम राइड करते हैं ना तो हमें एटलीस्ट फुली मैच जैकेट हमने पहननी चाहिए। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ। आदिल भाई सेफ्टी के हवाले से एक मैसेज दे दें कि आप कौन सा समझते हैं कि आजकल मार्केट में कौन सा हेलमेट बेहतर है, सेफ्टी गियर्स कौन से बेहतर है, सेफ्टी शूज जो है वो हमें कौन से पहनने चाहिए? यार सेफ्टी के हवाले से जितने भी बाइकर्स हैं, चाहे वो ट्रैवल करते हैं चाहे नहीं करते, और मेजोरिटी ये तो मैसेज मैं अपने जो 70 सीसी बाइक चलाने वाले दोस्त हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है। ये ना सोचें कि यार आप 70 सीसी बाइक चला रहे हैं, आप ये सोचें आपकी जान कीमती है। बाइक चाहे 70 सीसी हो चाहे 1000 सीसी हो, जब वो 50-60 की स्पीड से गिरती है ना तो इम्पैक्ट तकरीबन बराबर आता है सबका। 70 सीसी वाले जो शहर में बाइक चला रहे हैं और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो हेलमेट लाजमी पहने। अब हेलमेट में मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपकी रेंज के हवाले से आप देख लें जो भी आपको सूट करता है आप वो यूज़ कर लें। LS2 है, SMK है, स्टर्ट्स हैं, तो इसमें से कोई भी जो आपको सूट करता है वो आप ले लें। आपकी अपनी रेंज के एटलीस्ट इतनी रेंज तो बनाएं यार कि आप 15-20 हज़ार रुपये का हेलमेट पहन सकें, क्योंकि जान ज़्यादा कीमती है आपकी पैसे से ज़्यादा। तो ये 15-20 हज़ार रुपये आपके लिए इंशाल्लाह कभी अल्लाह ना करे वक्त आया तो वो बड़ा आपके लिए ना एक लाइफ सेविंग चीज़ होगी। उसके बाद फिर आप दूसरे गैजेट्स जो हैं, जो आपकी राइडिंग जैकेट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, शूज़ वगैरह हैं, वो भी अगर आप यूज़ करेंगे तो वो और बेहतर चीज़ है। जब किसी राइड पे निकल रहे हैं कंप्लीट गियर्स के अंदर हैं तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर होता है कि यार कहीं गिरा गए तो यार हमें तो चोट नहीं आएगी। सबसे बढ़ के अपनी राइडिंग जो स्टाइल है उसको ठीक करें, एक्सट्रीम जो है वो RPM पे ना चलाएं, स्मूथली बाइक को चलाएं। मिनिमम स्पीड क्या समझते हैं आप होनी चाहिए? देखें एक डिसेंट स्पीड अगर हाईवे की बात की है तो 70-80 की स्पीड होती है, उस पर क्रूजिंग कर सकते हैं। सिटी के अंदर 60 to 70 अगर आप बहुत तेज चला रहे हैं, वरना 50-60 की स्पीड होती है सिटी में, मैक्स 70 तक ले जाएं। राइडिंग स्टाइल को अपने सही रखें, जितना आप सेफ राइड करेंगे, अपनी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, अपने सिग्नल्स को फॉलो करेंगे, अपने साइड मिरर्स को फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें देखते हुए आप जितना सेंसेबल राइड करेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, एक्सीडेंट के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। आदिल भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई और इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया जो कि हमारे लिए बहुत ही मुफीद है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने मेरे लिए कीमती अपना वक्त निकाला और अपना जो एक्सपीरियंस था ट्रैवल के हवाले से और डिफरेंट एक्सप्लोरेशन के हवाले से वो उन्होंने हमसे शेयर करी। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे और आदिल भाई को इजाजत दीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।